Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 6 मार्च 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सारे के सारे करंट अफेयर्स एक ही वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कैसे सवाल पूछा जा चुका है, इवन कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हर एक आर्टिकल में, प्रीलिम्स के लिए क्या काम का है, मेंस के लिए क्या काम का है, किस तरीके से भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कुछ दोस्तों हम एक ही वीडियो के अंदर में कवर करते हैं, अपने डिफरेंट सोर्सेज को कवर करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सभी के रेलिवेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे आपका कवरेज मिलता है मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वे में। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, बाकी सब एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा क्योंकि करंट अफेयर्स तो फिर करंट अफेयर्स है। तो फिर दोस्तों मेक श्योर करें जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि डेली बेसिस पे ये डिस्कशन, ये एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता रहे। ये सारे के सारे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी करके टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां से आप ये सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे डिस्कशन की। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये बात करता है इंडियन सैंडलवुड के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। इस बार हमारे बजट में भी सैंडलवुड के बारे में बात हुई है। सैंडलवुड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं चंदन की लकड़ी, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इवन एक्सपेंसिव वुड इन द वर्ल्ड यहाँ पर इसको बोला जाता है। अब ये सैंडलवुड भी आपको दो प्रकार से देखने को मिलेंगे। कैसे? एक तो यहाँ पर सिंपली इंडियन सैंडलवुड है और दूसरा यहाँ पर दोस्तों रेड सैंडर है। रेड सैंडर यानी लाल चंदन की लकड़ी। रेड सैंडर को लेकर यूपीएससी ने पहले जो क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। फिर उसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी सैंडलवुड पाया जाता है, तो अभी एक ऑस्ट्रेलिया को लेकर नया अपडेट है, वो भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, उसके अलावा द हिंदू में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, बहुत ही डिटेल से। इस आर्टिकल को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इसमें रीसेंट समय पर सैंडलवुड के जो स्मगलिंग वाले केसेस हैं वो डिस्कस करे गए हैं कि सैंडलवुड की स्मगलिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी परसों भी द हिंदू में आर्टिकल छपा है सैंडलवुड की स्मगलिंग को लेकर। फिर एक चीज़ और है इसमें से जो नोट डाउन कर सकते हैं, आपके सामने हेडिंग है और हेडिंग देकर यूपीएससी सीधा सीधा स्टेटमेंट आप लोगों से पूछ सकता है। हेडिंग यह है कि इंडिया एक समय पर यह सैंडलवुड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, यानी चंदन की लकड़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में हुआ करता था पिछली सेंचुरी तक, अगर हम पूरा डेटा देखें तो। लेकिन करंट समय पर ऑस्ट्रेलिया हमको रिप्लेस करता चले जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल चुका है। अब हो ये रहा है कि सैंडलवुड इंडस्ट्री में जो भी खामियां हैं, जो जिसकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, तो उन सब खामियों को दूर करने के लिए इस बार बजट के अंदर में अनाउंसमेंट किया गया है कि बाकी सारे स्टेट्स के साथ में इंडिया में सैंडलवुड को प्रमोट करने के ऊपर में फोकस किया जाएगा, इसकी ग्रोथ के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया जाएगा, जिस वजह से वो रिसेंटली न्यूज़ में बना था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। तो ये आपने ध्यान में रखना कि सैंडलवुड किस वजह से चर्चाओं में है। अब सबसे रेलिवेंट फैक्टर पता है क्या है? वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी, जैसे मान लो कोई भी एनिमल स्पीशी है चर्चाओं में है या कोई प्लांट की स्पीशी चर्चाओं में है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वो किस एरिया का नेटिव है, यानी उसी देश में मिलता है या नहीं मिलता, या किसी दूसरे देश का ओरिजिन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दोस्तों इंडियन सैंडलवुड की जब बात आती है तो ये नेटिव है भारत का ही, भारत में ये प्रजाति पाई जाती है, और भारत के अलावा चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में भी आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन इतिहास देखेंगे तो ये इंडियन सैंडलवुड, नाम ही इसका इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये दुनिया के ट्रेड को पूरी तरह से डोमिनेट किया करता था। तो ये नेटिव स्पीशी जब पूछ लेगा तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इन सब में पाई जाने वाली यहाँ पर ये प्रजाति है, केवल एक कंट्री में ही नहीं पाई जाती। पूछ लेगा क्या इंडियन सैंडलवुड केवल इंडिया तक सीमित है? नहीं, कुछ और कंट्रीज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? बाकी चंदन की लकड़ी का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा बड़ा है वो आपने देखा होगा। आज भारत के अंदर इतने सारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, आयुर्वेदा है, टेम्पल कार्विंग्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं इस चंदन और चंदन से बने हुए सामान का इस्तेमाल होता है ना। परफ्यूम्स और बाकी सारी और भी जो चीज़ें हैं, चंदन का जो सैंडलवुड ऑयल वगैरह है वो भी सब मार्केट में आता है। प्रॉब्लम एक्चुअली में ये हुई है जो हमने डिस्कस किया कि इंडिया का जो ये सैंडलवुड का कंट्रीब्यूशन है ये डिक्लाइन होता नजर आ रहा है। इंडिया दुनिया में सैंडलवुड का जो व्यापार होता है उसमें 85% के हिसाब से योगदान देता है, लेकिन पिछले कुछ समय पर हमारे सैंडलवुड का प्रोडक्शन कम होता नजर आया। इलीगल तरीके से आप कह सकते हैं सैंडलवुड की कटाई हुई है, कुछ बीमारियां फैली हैं इसके अंदर में, जिसकी वजह से ये जो सैंडलवुड का प्रोडक्शन है वो कम होता हुआ नजर आया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये याद रखना कि अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बाईपास करता चले जा रहा है।
अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कंजर्वेशन स्टेटस, क्योंकि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है किसी भी स्पीशी का, और दूसरा कहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि किस तरीके से हमने उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। तो आईयूसीएन के अंदर में दोस्तों ये पर्टिकुलर प्रजाति वल्नरेबल कैटेगरी में कवर की जाती है, इसको याद रखिएगा। यानी ये पर्टिकुलर स्पीशी जो है इंडियन सैंडलवुड की, वो खतरे में है। अगर हमने इसकी प्रोटेक्शन नहीं की तो ये सैंडलवुड धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो वल्नरेबल का मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी सैंडलवुड के उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं बता चुका हूँ। फर्नीचर में, परफ्यूम्स के अंदर में, स्पेशली जो अगरबत्ती होती है वो भी सैंडलवुड की आ रही है। एसेंशियल ऑयल्स में इस्तेमाल होता है ना। सैंडलवुड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिसिन वाली प्रॉपर्टीज, दवाइयों वाली प्रॉपर्टीज, यानी ये जो सैंडलवुड है एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। बस ये याद रखना, इंडिया का नेटिव स्पीशी है। इंडिया के अलावा कुछ और आपको कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, यहां पर भी पाया जाता है। लेकिन इंडिया की जब बात करते हैं, और इंडिया में हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन सैंडलवुड की, जो ये चंदन है इसकी बात कर रहे हैं। रेड सैंडलवुड, लाल चंदन की बात नहीं कर रहे, रेड सैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन सैंडलवुड की। तो इंडियन सैंडलवुड दोस्तों सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है वो कर्नाटका में हो रहा है। कर्नाटका लंबे समय से एक ट्रेडिशनल हब भी रह चुका है। उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर के टॉप 3 याद रखने हैं। और टॉप 3 को याद रखने का तरीका सिंपल है, ये तीनों के तीनों स्टेट्स सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, साउथ में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ग्लोबल सैंडलवुड मार्केट की बात आएगी तो प्लीज याद रखिएगा, दो मेजर ग्रोवर्स हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे ज्यादा इंडियन सैंडलवुड को ग्रो कर रहे हैं। और ये कहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है? यूएसए में, चाइना में, जापान में, इंडिया में। इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड है, इसलिए इंडिया वर्ड यूज किया गया है कि हमारे देश में खुद भी सैंडलवुड की बहुत बड़ी डिमांड है। तो ये मेजर मार्केट्स है जहां पर इन सैंडलवुड का कंजम्पशन किया जाता है। अब प्रश्न आता है रेड सैंडर्स को लेकर, बहुत काम का है, यानी लाल चंदन की लकड़ी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो लाल चंदन की लकड़ी की जब बात आती है तो ये बिल्कुल जो इंडियन सैंडलवुड है उसकी तरह नहीं है, उसकी तरह सेम नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन में बिल्कुल एक ट्रैप हो सकता है, फंसाने का तरीका हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन सैंडलवुड आपने देखा चाइना में भी है, चाइना का नेटिव भी है, इंडोनेशिया का नेटिव भी है, फिलीपींस का नेटिव भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। वैसा रेड सैंडर के साथ नहीं है दोस्त। रेड सैंडर, ये लाल चंदन की लकड़ी, केवल और केवल आपको भारत में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मोस्ट एक्सपेंसिव कहा जाता है। सैंडलवुड में भी सबसे ज़्यादा जो ये महंगी लकड़ी है वो रेड सैंडर की आती है। और रेड सैंडर भारत में सीमित है ये तो डिस्कस किया, लेकिन भारत में कहां पर? केवल ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा, मेनली आंध्र प्रदेश के अंदर, मेनली आंध्र प्रदेश में। तो ये बात है नोट करने वाली। एंडेमिक मतलब केवल यहीं पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। रेड सैंडर में ये खास बात है दोस्त, आंध्र प्रदेश के अलावा नॉर्थ तमिलनाडु वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। और आईयूसीएन के अंदर में इस सैंडलवुड की स्पीशी को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया है, यानी ये इंडियन सैंडलवुड से भी ज्यादा खतरे में है। इंडियन सैंडलवुड को अगर आप देखोगे तो वो फिर भी वल्नरेबल कैटेगरी में था, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसके बाद एक आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर आप विलुप्त हो जाती है, प्रजाति खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो गया। तो अभी रेड सैंडर की बात हुई, तो ये बेसिक फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। ये कहां तक मिलेगा? पहली बात, इंडिया के अंदर एंडेमिक एक स्पीशी है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु के अंदर में हमको ये देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय पर इन सैंडलवुड में एक बीमारी फैली है जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कोकोनट में भी एक बीमारी फैली थी, क्योंकि कोकोनट का प्रोडक्शन भी आप देख पाओगे स्पेशल तौर पे केरला में ज़्यादातर होता है, उसके अलावा तमिलनाडु में होता है। तो रीसेंट समय पर कोकोनट की स्पीशी में एक बीमारी फैली है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम है। मुझे आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन, मैंने अपने दा हिंदू वाले वीडियो में बहुत पढ़ाया आपको, ज़रा बताओ वो कौन सी बीमारी है जो कोकोनट के प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह से हिट किया है। सैंडलवुड की बात करेंगे तो इसमें है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल पैरासाइट की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अब बाद में आसानी के लिए, यानी कि आप इजीली थोड़ा आराम से याद कर सकें, उसके लिए एक छोटा सा डिफरेंस प्रोवाइड करवाया गया है जिसको आप लोग एक बार देख पाएंगे। सैंडलवुड और रेड सैंडर के बीच का डिफरेंस क्या है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडलवुड बहुत सारी कंट्रीज का नेटिव है, लेकिन रेड सैंडर लाल चंदन की लकड़ी केवल और केवल इंडिया में ही एंडेमिक है, यानी भारत के ही जोग्राफिकल रीजन में ये पाई जाती है। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन बन चुका है। एक तो लाल चंदन की लकड़ी को लेकर सवाल बन चुका है, रेड सैंडर को लेकर, और पहले बन चुका है कि कहां पे पाया जाता है। दूसरा दोस्तों, क्वेश्चन रेड सैंडर को लेकर 2024 में फिर से पूछा गया है। ये आपके सामने देख पाओगे, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग। यहां पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर, और पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया।
यानी इन तीनों में से भारत का कौन कौन सा नेटिव स्पीशी है, ये सवाल पूछ लिया गया। तो दोस्तों कल याद होगा, कल मैंने बजट का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको कैश्यू के बारे में पढ़ाया था, काजू के बारे में, आलमंड के बारे में, पाइन नट्स के बारे में, याद होगा। तो बताया भी था जो ये कैश्यू है दोस्तों, ये पोर्चुगीज भारत में लेकर आए थे। तो ये कैश्यू पोर्चुगीज लेकर आए हैं, तो कैश्यू तो भाई सिंपल सी बात है इंडिया का नेटिव स्पीशी नहीं है। पपाया भी पोर्चुगीज लेकर आए, नेटिव स्पीशी नहीं है। लेकिन ये रेड सैंडर आप देख पाओगे, ये नेटिव स्पीशी है, ये तो हमारे यहाँ ही मिलता है केवल, और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कि तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स, मतलब कितनी चीजें हैं जो एक्चुअल तौर पे भारत की नेटिव है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। समझ गए, ये तरीका है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि ऊपर जितना भी हमने डिस्कस किया है कि सर बाद में अभी याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं, इसी पीडीएफ के अंदर में है। ये पीडीएफ आपको वही मिलेगा, दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें। ठीक है, तो ये रिवीजन पॉइंटर आपको देखने को मिलेंगे कि सैंडलवुड कौन सी स्पीशी है, रेड सेंडर के बारे में जानकारी दी गई है, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस डिस्कस किया गया है, और ये बेसिक तौर पे जो डिजीज को लेकर छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन करे गए। चलिए आगे आते हैं। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अच्छा, ये जो प्रश्न आपने देखा है दोस्तों, ये 2024 का है कि कौन सी स्पीशी भारत की नेटिव है। फिर उसी दौरान हम लोगों ने पोर्चुगीज कौन कौन से क्रॉप्स भारत लेकर आए वो हमने पढ़ा था। क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया में आप शुरुआत इस किससे करते हैं, पोर्चुगीज से। क्योंकि सबसे पहले जो अंग्रेज आए भारत में वो पोर्चुगीज ही थे, और सबसे आखिरी में जो गए हैं भारत को छोड़कर वो भी पोर्चुगीज ही थे। देश आज़ाद हो गया था, उसके बावजूद भी गोवा के अंदर आपको पता है पोर्चुगीज का रूल चल रहा था, उनको हटाया गया, भगाया गया। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आए पोर्चुगीज शुरुआत में, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भारत में लेकर आए। कैशू, पपाया, पाइन एप्पल, टोबैको, चिली, पटेटो, टोमेटो, मेज, ग्राउंडनट, और इसमें एक और चीज़ ऐड करोगे मेरे दोस्त, वो है टेपियोका। ठीक है, जिसको आप लोग केसावा भी कहते हैं। ये इस बार प्रश्न बनने के चांसेस हैं केसावा को लेकर, तो इसको अलग से ऐड कर लेना। हाँ, इस बार चांसेस हैं। केसावा वही जिससे साबूदाना वगैरह बनता है। इस बार अभी लुधियाना में इसको ग्रो करने की कोशिश भी की है, वो अभी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अरे वही आर्टिकल आ गया, कैसावा के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, सालेम सागो के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आइए, ये आपके सामने आर्टिकल दिख रहा है पीआईबी का, जो ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया वो इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा हुआ है। ये वाला टॉपिक आपका पीआईबी का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिस्कशन हुआ है। और एक्चुअल तौर पे जो ये बॉडी है ना, अपीडा, अपीडा को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इस बॉडी का फुल फॉर्म है। लेकिन पता है इस अपीडा के बारे में खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये बॉडी नाम से ही बताती है इसका काम क्या है। ये भारत के फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस अपीडा ने सालेम सैगो की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं साबूदाना की। तो जीआई टैग मिला हुआ है आज भारत के तमिलनाडु के सालेम सैगो को। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु से ये सालेम सैगो एक्सपोर्ट किया जाएगा कनाडा में, फर्स्ट टाइम। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पहली बार एक्सपोर्ट हो रहा है, नज़र में है भाई एग्जामिनर के भी। तो क्वेश्चन बन सकता है, मिला जुला के वो कुछ बना देगा, चाहे वो सैंडलवुड को मिला दे या दूसरे और क्रॉप्स को यहाँ पर वो मिला सकता है, जैसे हमने कुछ और भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में हमने समझा कि हाल ही में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये फैसिलिटेशन किया है कि 0.5 मैट्रिक टन के हिसाब से जो जीआई टैग मिला हुआ सालेम सैगो है, इसको तमिलनाडु से कनाडा में एक्सपोर्ट किया जाएगा, कनाडा को हम बेचेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब आपके लिए प्रश्न यहीं पर आता है कि ये सालेम सैगो है क्या? एक स्टार्च बेस्ड फूड प्रोडक्ट है। ये किससे बनता है? टेपियोका से। टेपियोका कह लो या फिर केसावा कह लो, केसावा की जो रूट्स होती हैं उससे ही यहाँ पर ये साबूदाना बनता है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि सालेम सैगो किससे डिराइव होता है? तो ये होता है रॉ टेपियोका से, या केसावा की जड़ों से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको जीआई टैग दिया गया था साल 2023 में, और हमने साल 2023 में इसका डिस्कशन भी किया हुआ है। ओके, सालेम सैगो के मेन यूजेस क्या हैं? ये जो साबूदाना है या जो सालेम सैगो है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है फूड इंडस्ट्री, जो फास्टिंग फूड होता है, आप देख पाओगे जैसे हिंदुइज्म में हम लोग क्या करते हैं, जब व्रत वगैरह रखते हैं तो उसमें साबूदाने की खीर या ये सब चीज़ें यहाँ पर खाई जाती हैं।
पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है एज अ बाइंडिंग एजेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ स्टिफनिंग एजेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैप्सूल को बाइंडिंग करने में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, अल्कोहल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इस सालेम सेगो का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ये यूजेस हो गए। आई होप आपको यहां पर एक क्लैरिटी मिली है। आपको ना सालेम सेगो से ज्यादा जो एक स्पेशल फोकस करना है मेरे हिसाब से वो है टेपियोका। टैपियोका क्रॉप को प्लीज पढ़कर जाइएगा। ये कैसावा क्या है? कैसावा दोस्तों आज भारत में पूछ सकता है सबसे ज्यादा कहां पे कल्टीवेट किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब ये टॉपियोका कौन लेकर आए थे भारत में? ये भी पोर्चुगीज ही लेकर आए थे, वो मैंने ऊपर आप लोगों को ऐड करवा दिया। बाकी ये देखो यूपीएससी को लेकर कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर हैं। जो भी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में यहां पर मिल जाएगा, कभी भी रिवाइज कर लेना। फिर से एक प्रश्न हमको मिल जाता है। ये मैंने बोला ना कि एक तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्चुगीज क्या क्या लेकर आए, वैसे ही 2025 में दोस्तों फिर से एक बार प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। यहां पर पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा तीनों के नाम दिए गए और पूछा गया बताओ तीनों में से वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो पोर्चुगीज भारत में लेकर आए थे 16-17 सेंचुरी में जब पहली बार इंडिया आए, है ना। तो पपाया भी पोर्चुगीज लेकर आए, हमने पढ़ लिया। पाइनएप्पल भी पोर्चुगीज ही लेकर आए, लेकिन गुआवा जो है ये पोर्चुगीज लेकर नहीं आए थे दोस्तों। ये नेटिव ट्रॉपिकल अमेरिकन क्रॉप आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये स्पेनिश के थ्रू यहां पर आई है, नॉट पोर्चुगीज के थ्रू, तो यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है जो पोर्चुगीज भारत लेकर आए हैं उसमें कैश्यू है, चिली है, कोकोआ है, टमाटो है, टोबैको है, टैपियोका, पपाया, पाइनएप्पल, ये सब पोर्चुगीज के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें टैपियोका भी है, याद रखना। ओके, चलिए आगे आते हैं उसके बाद अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे बात हो रही है दोस्तों ओटावा कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशंस वगैरह भी यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, कई बार इस तरीके से कन्वेंशंस वगैरह को लेकर वो सवाल पूछ लेते हैं। कैसे पूछेंगे डोंट वरी, सब आपको सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। लेकिन पहले तो मेक श्योर करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको जरूर से प्रेस कर दो। हमारा एक टारगेट है कि आप 2000 लाइक्स को अचीव करवा पाएंगे। ठीक है, देखते हैं आज 2000 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो पर पूरे हो पाते हैं या नहीं हो पाते। आर्टिकल आपके सामने है। ओटावा कन्वेंशन अगर न्यूज में बना है तो उसके पीछे का पहले कारण जानो, क्यों बना है। कारण बहुत काम का है दोस्तों। उसके पीछे का रीजन है कि ओटावा कन्वेंशन से रिसेंटली पोलैंड बाहर हो चुका है। पोलैंड ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है ओटावा कन्वेंशन से। एक तो देखो वनडे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ओटावा कन्वेंशन से अपने आप को बाहर किया, वो पोलैंड है। लेटेस्ट कंट्रीज पूछ सकता है तो लेटेस्ट कंट्री एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, है ना। मतलब ये कंट्रीज नहीं है, सॉरी, ये आईईए के नेशंस यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ये बगल में इसके बॉर्डर कंट्रीज में आपको बता रहा हूं। यहां पर देखो ये है पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। पोलैंड का एक बॉर्डर रशिया के साथ भी लगता है, क्योंकि रशिया का कुछ हिस्सा इधर है यूक्रेन और बेलारूस के पीछे, लेकिन एक हिस्सा रशिया का यहां पर भी है। तो पोलैंड कहता है कि भाई हमें डर है रशिया हम पे भी अटैक ना करे, इसलिए हम ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा ओटावा कन्वेंशन किस चीज को लेकर डील करता है, लेकिन पहले आपको पोलैंड की लोकेशन जाननी होगी। पोलैंड के आसपास मल्टीपल कंट्रीज हैं, लेकिन पोलैंड का एक बड़ा बॉर्डर बाल्टिक सी के साथ में लगता है। उसके अलावा देखोगे पोलैंड के साथ में जर्मनी एक बॉर्डर को शेयर करता है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है और लिथुएनिया है, जो यहां पर पोलैंड के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। आई होप आपको यहां पर ये तो बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर में जो एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाएगा, विच इज ओटावा कन्वेंशन। अब ये ओटावा कन्वेंशन है क्या? देखो ओटावा कन्वेंशन को हम लोग कई बार माइन बैंड ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। होता यह था कि पुराने वाले जितने भी ज्यादातर युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के वॉर्स देखने को मिलेंगी, तो उसमें ज्यादातर कंट्रीज इस प्रकार की लैंड माइंस को बिछाया करती थी अपने बॉर्डर्स के ऊपर। दो कंट्री हैं, अब साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो दोनों के बॉर्डर के बीच में इस तरीके से लैंड माइंस बिछाई जाती हैं। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, लैंड माइंस बिछाई जाती हैं। ये लैंड माइंस हैं, इसको जमीन के अंदर दफना के रखा जाता है ताकि कोई दुश्मन का टैंकर आ रहा है या दुश्मन आ रहा है, जैसे ही इस लैंडमाइन के ऊपर में प्रेशर पड़ेगा ये विस्फोट हो जाएगा, एकदम से यहां पर डिस्ट्रक्शन मचना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये कह सकते हैं हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है लैंडमाइन, याद रखिएगा। तो ओटावा कन्वेंशन क्या है? ओटावा कन्वेंशन है एंटी पर्सनल लैंडमाइन ट्रीटी, या नाम से पता चल रहा है माइन बैन ट्रीटी। ओटावा कन्वेंशन का जो भी कंट्री हिस्सा बन जाएगा उसको लैंडमाइन त्यागने होंगे कि भाई आप लैंडमाइन का यूज नहीं कर सकते अगर ओटावा कन्वेंशन का मेंबर हो तो।
ना ही लैंडमाइन का यूज़ करोगे, ना ही प्रोडक्शन करोगे, ना ही स्टॉक पाइलिंग करोगे, ना यानी कि इकट्ठा करोगे, और जितने भी एंटी पर्सनल लैंडमाइंस हैं उनको ट्रांसफर कर दोगे, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दोगे। ये ओटावा कन्वेंशन का दोस्तों मेन रूल है। तो पता है प्रश्न कैसे बनेगा? पहले कुछ कन्वेंशन जो जो न्यूज़ में होंगे वो एक साइड लिख देगा और मैच करने के लिए पूछ लेगा। उसमें ये कुछ मिल सकता है कि बताओ ओटावा कन्वेंशन किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये माइन को बैन करने के लिए जाना जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट एंटी पर्सनल लैंड माइंस। जो ये लैंड माइंस हैं स्पेशली इनका यूज़ खत्म हो जाना, इनका इस्तेमाल कोई ना करे। जो कंट्री ओटावा कन्वेंशन का मेंबर बनेगी वो तो इस्तेमाल नहीं करेगी। तो पोलैंड इसलिए तो बाहर हो गया। पोलैंड कह रहा है कि भाई रशियन फोर्सेस हमारे बॉर्डर में एंटर करेंगी तो हम उसके लिए लैंड माइंस का इस्तेमाल करेंगे, रशिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि बगल में बेलारूस है जो रशिया का पड़ोसी देश है, बेलारूस का बॉर्डर भी रशिया इस्तेमाल कर लेगा, बेलारूस कुछ नहीं कहने वाला। तो पोलैंड कह रहा है हमारे ऊपर खतरा है, तो हम ये ओटावा कन्वेंशन और ये कन्वेंशन हम नहीं मानने वाले, हम अपने बॉर्डर पर लैंडमाइन लगाएंगे ताकि हमको प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई, इसलिए यहां पर ये बाहर निकल गया है। ओटावा कन्वेंशन के फीचर मैं आपको बता चुका हूं। जो भी कंट्री इसका मेंबर बनेगा, जो पहली बात यहां पे उस कंट्री को माननी होगी कि वो कंट्री कभी भी इस एंटी पर्सनल लैंडमाइन का इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही उनको डेवलप करेगा, ना ही उनको प्रोड्यूस करेगा, ना ही उनको खरीदेगा किसी से, ना ही स्टॉक करके रखेगा, है ना ही किसी दूसरे पर्टिकुलर कंट्री को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब ओटावा कन्वेंशन की जब बात आती है तो आपको ना प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली, अब न्यूज में है तो भाई 2-4 फैक्ट तो पढ़ने होंगे। फैक्ट नंबर 1 इज 1999 में दोस्तों ये पर्टिकुलर बॉडी जो है इसकी शुरुआत की गई थी ओटावा कन्वेंशन की। ये सभी नेशंस के लिए ओपन है, कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकता है और इसमें से विड्रॉ भी कर सकता है, बाहर निकल सकता है। आज आप देख पाओगे 164 कंट्रीज एक स्टेट पार्टी है, लेकिन इस ओटावा कन्वेंशन को साइन करने वाले देश केवल 33 हैं, 33 कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो इस ओटावा कन्वेंशन का हिस्सा ही नहीं है, पूरी तरीके से हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना। प्रश्न बन सकता है क्या भारत ओटावा कन्वेंशन का मेंबर है? आप कहोगे नहीं। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अलावा रशिया, पाकिस्तान, कोरिया, ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो ओटावा कन्वेंशन के मेंबर्स नहीं हैं। अब प्रश्न आता है कि इंडिया जैसा कंट्री क्यों इसका मेंबर नहीं बना? रीजन यह है हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। हम भी चाहते हैं ये लैंडमाइंस को तैनात किया जाए ताकि कोई भी दुश्मन अगर एंटर करने की कोशिश करे तो जैसे ही उसका दबाव यानी उसका पैर वगैरह पड़ता है लैंडमाइंस पे, वो विस्फोट हो जाएंगी, उस इंसान की जान ले लेंगी। ऐसा ही यहां पर आप देख पाओगे कोरियन बॉर्डर पर, कोरियन बॉर्डर जिसको डीएमजेड बॉर्डर कहा जाता है, डीमिलिटराइज जोन, तो उस पर भी इस तरीके से लैंडमाइंस वगैरह लगाई गई हैं। समझ गए? तो इसलिए वो भी ओटावा कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तो पोलैंड ने अपना आप को विड्रॉ कर लिया है। कारण यही है कि भाई ईस्टर्न यूरोप के साथ लगातार टेंशन बढ़ रही है, रशिया का लगातार धमकी बढ़ रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि भैया हम भी ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर प्रश्न बन सकता है मैच करने के लिए। वैसे तो यहां पर मैंने डिफरेंस शेयर किया है। ओटावा कन्वेंशन का मेन फोकस क्या है? एंटी पर्सनल लैंडमाइंस को लेकर, है ना। फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी है, एनपीटी ट्रीटी, ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डील करती है। केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, नाम से ही पता चल रहा है किस प्रकार के वेपन्स को डील करते हैं। नाउ अब देखते हैं इस क्वेश्चन का या इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस है, आपको दिखाई देगा यूपीएससी के 2020 के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू। यूपीएससी ने साल 2020 में ये सवाल पूछा है और यहां पर अब देख पाओगे 4 अलग अलग इंटरनेशनल अग्रीमेंट, कन्वेंशन, डिक्लेरेशन जो भी है मेंशन कर रखे हैं, जो भी न्यूज़ में रहे होंगे, और उनका मेन सब्जेक्ट यानी कि वो किस चीज को लेकर डील करते हैं। और पूछ लिया गया विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन कौन से पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच हुए हैं? अल्वा अटा डिक्लेरेशन, क्या ये हेल्थ केयर ऑफ पीपल की बात करता है? बिल्कुल। तो पहला यहां पर करेक्ट मैच है, पहला वाला सही है। दूसरा हेग कन्वेंशन, क्या बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स की बात करता है? नहीं। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन की कौन सा बात करता है? भाई ये इसके लिए कन्वेंशन अलग अलग बना रखे हैं, तो सेकंड वाला हो गया गलत। तीसरा है तलानोवा डायलॉग, क्या ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करता है? बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। फिर है अंडर 2 कोएलिशन, क्या ये चाइल्ड राइट्स की बात करता है? बिल्कुल नहीं। तो इसमें 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख पाओगे तो हर एक कन्वेंशन के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अल्मा अटड हेल्थ केयर की बात करता है, हेग कन्वेंशन एक्चुअली लॉ ऑफ वॉर की बात करता है, तो इसलिए इनकरेक्ट था। तलानोवा जो है ये बात करता है क्लाइमेट चेंज की। अंडर 2 कोएलिशन क्लाइमेट, अगेन क्लाइमेट कोएलिशन की यहां पर बात करता है, तो इसलिए केवल 1 और 3 वाला स्टेटमेंट यहां पर सही है। क्लियर? चलिए अगले न्यूज आर्टिकल पर बढ़ते हैं।
अगला आर्टिकल और भी काम का है स्पीशीज के पर्पज से, यानी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। यहां पे बात हो रही है स्टडी ऑफ कोल वेटलैंड्स। देखो केरला के अंदर में कुछ वेटलैंड्स मिलते हैं, कोल वेटलैंड जिनको बोला जाता है। इन्हीं कोल वेटलैंड में 4 नई पिग्मी ग्रासहोपर की प्रजातियां मिली हैं। ग्रासहोपर आप समझ रहे हैं, टिड्डियां जिसको बोलते हैं। तो 4 नई प्रजातियां मिली हैं पिग्मी ग्रासहोपर की। आर्टिकल आपके सामने है दोस्तों, द हिंदू का टॉपिक है स्टडी ऑफ कोल वेटलैंड्स रिवील्स 4 न्यू पिग्मी ग्रासहोपर स्पीशीज। और ये ऐसे टॉपिक यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, कीड़े मकोड़े, अलग अलग जानवर, बहुत पूछता है वो। तो ग्रासहोपर क्या है, इस तरीके की यहां पर ये टिड्डियां जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोस्तों टिड्डियों की जब बात करते हैं तो टिड्डियों में 2 ऐसी नया ग्रुप कह सकते हो, इनकी नई जनरेशन कह सकते हो, जो पहली बार हमारे राज्य केरला में मिली हैं, केरलम में मिली हैं स्पेशली। और वो 2 कौन सी जनरेशन हैं, एक है थोराडोंटा और दूसरी है टेट्रिक्स। अभी समझाऊंगा आगे कि याद कैसे रखना है, डोंट वरी। पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कोल वेटलैंड्स के बारे में। तो कोल वेटलैंड्स कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, केरला में। केरला में स्पेशली थिरुसुर और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और कोल वेटलैंड्स को रामसर साइट में भी कवर किया गया है ऑलरेडी साल 2002 में। कोल का मलयालम में मतलब होता है बम्पर क्रॉप, यानी ये वो वेटलैंड्स हैं, वो वाली जमीन है, वो वाली झीलें हैं जहां पर ढेर सारी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चिड़ियां वगैरह यहां पर आती हैं क्योंकि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये अलग अलग फ्लाईवेज होते हैं जहां पर जो चिड़ियां होती हैं अलग अलग कंट्री की, वो माइग्रेट करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ये कई बार बहुत सारी जो बर्ड्स की स्पीशी हैं ये ऊपर से उड़ते हुए आती हैं और इधर केरला के अंदर में इन्हीं कोल वेटलैंड्स के ऊपर में बैठती हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो रिसेंटली यहां पर क्या हुआ है, चिड़ियों की तो बात हटाओ, रिसेंटली यहां पर टिड्डियों की 4 प्रजातियां मिली हैं, ग्रासहोपर की 4 प्रजातियां। और वो 4 स्पीशीज कौन कौन सी हैं, ये है दोस्तों उन 4 स्पीशीज के नेम। इसको मार्क कर लेना, लिख लेना, ये 4 स्पीशीज के नेम आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम के हैं। पहला है थोराडोंटा स्पाइक्युलोबा, दूसरा है टेट्रिक्स एर्क्यूनोटस। अब पूरे नाम याद मत रखो, ये थोराडोंटा और टेट्रिक्स वाली जो जनरेशन है ये तो फर्स्ट टाइम मिली है भारत में। इससे पहले टिड्डियों की एक और जनरेशन पाई जाती थी, वो थी हेडोटेटिक्स। तो अभी हेडोटेटिक्स में ही 2 नए और ग्रासहोपर की स्पीशी मिली है जिसके नाम अलग अलग हैं। तो आपने कुछ नहीं याद रखना है, थोड़ा सा ऐसा याद रखना है, थोराडोंटा, टेट्रिक्स, हेडोटेटिक्स। ये तीनों के तीनों वर्ड्स किस चीज से रिलेटेड हैं, ये तीनों के तीनों वर्ड्स ग्रासहोपर से रिलेटेड हैं, टिड्डियों से रिलेटेड है, इंसेक्ट से रिलेटेड है, कीड़ों से रिलेटेड है। यही मेन चीज है जो आपने ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और जब ग्रासहोपर की बात आती है दोस्तों, तो इसमें पिग्मी ग्रासहोपर वर्सेस ट्रू ग्रासहोपर्स, ये 2 अलग अलग टिड्डियों की प्रजातियां हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, अगेन मैं फिर भी बोलूंगा, ये भी ध्यान नहीं रखना। ये छोटे छोटे 2 नाम याद रखना है, थोराडोंटा, टेट्रिक्स और साथ ही साथ में हेडोटेट्रिक्स। ठीक है, आप कहोगे ऐसा क्यों, इतने कॉम्प्लेक्स नाम आप रटवा रहे हो, रीजन क्या है? रीजन है आपके सामने साल 2024 का, ज्यादा पुराना नहीं भाई, 2024 का यूपीएससी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां पर आप देख पाओगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कुछ ऑर्गेनिज्म है, सिकाडा, फ्रॉग होपर और पॉन्ड स्केटर। सवाल देखो, सवाल सिकाडा, फ्रॉग होपर, पॉन्ड स्केटर। ये पूछता है ये क्या है, क्या ये चिड़ियां हैं, क्या ये मछलियों की प्रजातियां हैं, क्या ये कीड़ों की प्रजाति हैं, या फिर रेप्टाइल्स की प्रजाति हैं? तो मेरे दोस्त इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सारी की सारी कीड़ों की प्रजातियां हैं। चाहे वो सिकाडा हो, फ्रॉग होपर हो, पॉन्ड स्केटर हो, ये सारी की सारे इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं। अगेन आपने समझा इसका इंपॉर्टेंस कि हाँ ये टॉपिक किस वजह से किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पूरा का पूरा सेक्शन देखो, इसमें कुछ भी आपको फालतू नहीं मिलेगा, एक भी वर्ड। जितने भी आर्टिकल न्यूज में हैं, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए रेलिवेंसी रखते हैं तो वो टॉपिक इसमें मिलेगा, अदरवाइज कुछ फालतू नहीं मिलने वाला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रसाद स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसाद स्कीम को लेकर रिसेंटली एनडीए में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, बट पहले देख लो सोर्स क्या है। जो ये सरकारी सोर्स है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो में आर्टिकल में मेंशन किया है, केंद्र सरकार अभी टेंपल टूरिज्म डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, स्पेशली आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो मंदिरों को लेकर जो टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है ये प्रसाद स्कीम के अंडर में ही किया जा रहा है। तो ये प्रसाद स्कीम याद रखना हमेशा टेंपल से रिलेटेड है। जो मंदिर हैं हमारे देश में, प्रसिद्ध मंदिर, स्पेशली वहां पे टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए प्रसाद स्कीम हम लोग लेकर आए हैं। प्रसाद स्कीम का मेन फुल फॉर्म क्या है? मेन फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। दैट मीन्स भारत के अंदर में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, उन मंदिरों के आसपास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
रोड्स हो, रेलवेज हो या आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सभी एरिया को डेवलप करना, ताकि उस टेम्पल के आसपास का जो टूरिज्म है उसको हम लोग बूस्ट कर सके। ये हमारा मेन पर्पस है। तो इसी प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया था साल 2014-15 में, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर में ये पर्टिकुलर स्कीम आती है। और ये एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको पता है दो प्रकार की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों में फर्क आप सभी को पता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती हैं जहां पर सारा का सारा 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पैसा खर्च करते हैं, यानी कोलैबोरेशन में वो अमाउंट खर्च किया जाता है। तो ऐसे प्रकार भी पूछे जाते हैं। पूछ सकता है प्रसाद स्कीम कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, क्योंकि इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है। दूसरा, किस प्रकार की स्कीम है? देन इट्स द आंसर इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा टेम्पल टूरिज्म को बढ़ाना, है ना, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर इंप्रूव करना। उसके लिए हम यहाँ पर कॉस्टिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। और सबसे बड़ा फीचर क्या है कि इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम, 100% सरकार, केंद्र सरकार पैसा खर्च करेगी, है ना। जो बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उससे भी काफ़ी हटकर होता है। अब इस स्कीम में क्या क्या डेवलप किया जाएगा? जो पैसा खर्च किया जाएगा वो किस किस चीज़ पे किया जाएगा? कोई प्रोमिनेंट टेम्पल है, उसके आसपास की रोड्स और कनेक्टिविटी पे ध्यान रखना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवाना, एंड इवन वहाँ पे साफ सफाई रखना, सैनिटेशन, टॉयलेट की सुविधा प्रोवाइड करवाना। कोई टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से घूमने आया है तो उसके लिए वेटिंग हॉल वगैरह सारे होने चाहिए, साइंस वगैरह लगे होने चाहिए ताकि वो ईजिली घूम सके, उसको कोई परेशानी ना हो। हेरिटेज कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमारे धरोहर की प्रोटेक्शन कर सके। इवन जो ये डेवलपमेंट है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो होना चाहिए स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में ये डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आपने देखा आंध्र प्रदेश में मंदिर है, वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की है, डेवलपमेंट करने की बात की गई है। तो ये जो डेवलपमेंट है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी तो हो रहा है ना। तो ये प्रसाद स्कीम का एक मेन, कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बाकी पैसे का किस तरीके से सपोर्ट दिया जाता है, तो केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन एडिशनल सपोर्ट किया जा सकता है। मान लो कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, जो कंपनीज का प्रॉफिट है ये हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, तो सीएसआर सपोर्ट कर सकता है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी यहाँ पर इन स्कीम्स को सपोर्ट किया जा सकता है, अगर वो चाहें तो एडिशनल सपोर्ट। नहीं तो फिर इस स्कीम में जो पैसा अनाउंस होगा वो 100% फंडिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया कौन से मंत्रालय में आता है, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने कवर किया। अच्छा, क्योंकि बात हो रही है टूरिज्म की और प्रसाद स्कीम की हमने डिस्कशन कर लिया, फिर वैसे ही दोस्तों एक और स्कीम आती है न्यूज में जिसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम। हालांकि दोनों के बीच का डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखना, और दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी भी है, क्योंकि दोनों की दोनों स्कीम ऑब्वियस ही बात है टूरिज्म को प्रमोट करने की ही बात करती हैं, है ना। तो प्रसाद स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है और स्वदेश दर्शन स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है, और ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि प्रसाद स्कीम रिलीजियस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, यानी टेम्पल के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात की गई है, जबकि स्वदेश दर्शन स्कीम में टूरिज्म सर्किट डेवलपमेंट की बात की गई है, और सर्किट डेवलपमेंट इस बार बजट में भी अनाउंस किया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन इकोलॉजिकल सर्किट, ये सब आपने देखा होगा। तो इतना डिफरेंस याद रखने का प्रश्न बन सकता है। प्रसाद स्कीम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करेगा, स्वदेश दर्शन स्कीम टूरिज्म सर्किट को प्रमोट करेगा, है ना। अब देखो ये एनडीए का 2025 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही यहां पर यह सवाल पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? ये जो स्कीम है प्रसाद, ये प्रोवाइड करवाता है असिस्टेंस, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है इन चारों में से किस चीज को लेकर, इसमें से आपने बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला यहां पर कहता है कि ये ई वीजा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है प्रसाद स्कीम। दूसरा, मल्टीलिंगुअल टूरिस्ट इन्फो लाइन देता है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोवाइड करवाता है। चौथा, प्रमोटिंग देखो अपना देश स्कीम, यहां पर ये उसको प्रमोट करता है। नहीं, देखो अपना देश स्कीम इज अ डिफरेंट वन, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ई वीजा फैसिलिटी एक दूसरे फंडा में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर यहां पर आप देख पाओगे करेक्टली, जो हमने आर्टिकल पढ़ा है उससे जो मैच होता है वो क्या है कि प्रसाद स्कीम यहां पे बात करता है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो थर्ड वाला यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी ना ए में थर्ड है ना ही बी सी में थर्ड है, अगर इसमें है तो इसमें दूसरे स्टेटमेंट ई वीजा फैसिलिटी वाले गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये एनडीए का 2025 का यहां पर प्रश्न है। ठीक,
आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक बात करता है? फिशिंग कैट के बारे में। आपने जो कैट है सुनी है, ये फिशिंग कैट है और जो बिल्कुल बाकी सारी बिल्लियों से अलग है। और जैसे नॉर्मली यहाँ पर आप देख पाओगे कैट जो है एज अ पेट तौर पे हम देख पाते हैं, ये पेट नहीं है दोस्तों, ये वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली जो मछली का शिकार करती है, जिसको पानी में रहना पसंद है, वेटलैंड्स में रहना पसंद है। इवन जब ज़रूरत पड़े तो ये पानी के अंदर डाइव भी कर सकती है। तो ये फिशिंग कैट आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ में देखने के पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न आपके सामने है दोस्तों। रीज़न है ये पहला साइंटिफिक सर्वे किया गया। और कहाँ पे किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। जब ये सर्वे हुआ तो वहां पे पता चला कि भाई फिशिंग कैट की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इस काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। तो हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करने लगे, जिस वजह से यहां पर ये फिशिंग कैट न्यूज में आ गई। तो ये जो फिशिंग कैट है इसका साइंटिफिक नेम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है एक लौती ऐसी जंगली कैट की स्पीशी है जिसके अंदर में क्षमता है कि ये पानी में रह सके और पानी में हंट करती है, मछलियों का शिकार करती है, इसलिए फिशिंग कैट कहा गया है। ये प्राइमरीली जो फिशिंग कैट है एसोसिएटेड है वेटलैंड्स के साथ और मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जब बात आती है तो सुंदरबन फॉरेस्ट वगैरह हो गए, है ना, उनके साथ में ये एसोसिएटेड है। उसके अलावा मार्शेस, स्वाम्प्स, रिवर फ्लड प्लेन्स, यानी पानी से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से यहाँ पर इस बिल्ली का एक लिंक हम देख सकते हैं। अच्छा, इस बिल्ली में एक स्पेशल अडेप्टेशन भी है। जब स्पेशल अडेप्टेशन की बात हुई है तो वो क्या है कि ये जो बिल्ली है ये बोथ फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, जो साफ पानी है उसमें भी रह सकती है, इवन जो कोस्टल सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम है उसमें भी रह सकती है, यानी समुद्र के किनारे। अब मैंग्रोव जो है वो समुद्र के किनारे ही तो हैं भाई, तो खारे पानी में भी सर्वाइव कर पाएगी, साफ पानी में भी सर्वाइव कर पाएगी। ये इसका स्पेशल अडेप्टेशन है। लेकिन मैंने बताया ना कि कोई भी स्पीशी न्यूज में है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और आयुसीएन, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और अगर उस स्पीशी का बिहेवियर थोड़ा यूनिक है तो वो तीन चीजें काम की हो जाती हैं। और बिहेवियर अगर नॉर्मल है, कोई बिहेवियर यूनिक नहीं है, तो फिर आप देख पाओगे दो ही चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं स्पीशी की, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे तो उसका जो मेन मैंने बोला आयुसीएन स्टेटस, वो यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो ये जो फिशिंग कैट है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? स्पेशली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगी। तो ये रीजन याद रखोगे तो कंट्रीज ऑटोमेटिक आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर कंट्रीज पूछ लेगा तो, रीजन पूछ लेगा तो भाई रीजन हमें पता है ही, भारत वाला हिस्सा है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया हमारे पड़ोसी देश उसमें मिलेगी, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब जगह पर ये स्पीशी फिशिंग कैट की पाई जाती है। अब भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काम की चीज़ हम कह सकते हैं। इंडिया में स्पेशली सुंदरबन मैंग्रोव्स, क्योंकि हमने देखा वेटलैंड्स और मैंग्रोव वाले रीजन में पाई जाती है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन, हिमालयन फुटहिल्स और वेस्टर्न घाट्स वेटलैंड्स, और असम के अंदर में काजीरंगा वाले रीजन में है ही, वहीं से तो पता चला है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा फिशिंग कैट का। अब फिशिंग कैट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जो बिल्ली है ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस फिशिंग कैट की स्पीशी देखने को मिल जाएगी, इस जंगली बिल्ली की प्रजाति देखने को मिल जाएगी। तो ये वेस्ट बंगाल का एक राज्य पशु है। बाकी भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो मैंने आपको बताया। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये स्पीशी आज वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये स्पीशी भी खतरे में है। अगर हम इसकी प्रोटेक्शन नहीं करें तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी। इसके हमने जो एक यूनिक बिहेवियर है वो डिस्कस कर ही लिया है कि बहुत तेज़ी से पानी में एंटर कर सकती है और मछली को पकड़ सकती है, उसका शिकार कर सकती है। इवन कई बार मछली अंदर घुस जाए पानी में तो ये पानी के अंदर भी डाइव कर सकती है। ये क्षमता इस बिल्ली के अंदर में है, क्योंकि कुदरती तौर पे यहाँ पर इसके फीट इस तरीके से बनाए गए हैं, इसके फर इस तरीके से बनाए गए हैं। इस बिल्ली की जो बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत और मैस्कुलर बॉडी है। ठीक है, इसमें जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के साइज की कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये स्पीशी मैंने बोला वेटलैंड्स में पाई जाती है, स्पेशली साफ पानी में या खारे पानी में। तो जहाँ जहाँ पे होगी मतलब वहाँ पे पानी बिल्कुल साफ होगा, फिश वगैरह प्रेजेंट होगी, क्योंकि मछलियों का शिकार करना है तभी तो वो पानी में गई है बिल्ली, ऐसे क्यों जाएगी। तो याद रखिएगा ये इंडिकेटर है, ये दिखाती है कि यहाँ पर अगर यहाँ पे बिल्ली प्रेजेंट है तो मतलब उस रीजन में पानी साफ है, फ्रेश वाटर है। तो उनका प्रेजेंस इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग वेटलैंड इकोसिस्टम, ये शो करता है हमें। अब बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है
इसको यहाँ पर रट लेना है, काम की चीज़ है, क्योंकि स्पीशी में मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन या कंजर्वेशन, ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कंजर्वेशन में जब हम बात करते हैं तो आईयूसीएन के अंदर में इस फिशिंग कैट को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है, इसका कोई शिकार नहीं करेगा। और इसका जब इंटरनेशनल व्यापार की बात आएगी तो अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, अगेन कोई व्यापार नहीं करेगा। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, बाकी आप देख पाओगे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं इस फिशिंग कैट को लेकर, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है। नाउ टाइम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इस वाले प्रश्न को आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाए क्योंकि आज मैंने पीवाईक्यूज ज़्यादा लगाए, प्रीवियस ईयर सवाल लगाए हैं। आपने देखा होगा हर एक आर्टिकल के साथ। तो आज मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से कल से मिल जाएंगे, लेकिन इस आखिरी आर्टिकल में आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर से अटेम्प्ट करें। प्रश्न यह है, विद रेफरेंस टू फिशिंग कैट। फिशिंग कैट के रेफरेंस में आपके सामने यहां पर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। बताना है आप लोगों को इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहां पर कहता है कि इस फिशिंग कैट के रेफरेंस में कि इट इज द ओनली वाइल्ड कैट स्पीशी इन इंडिया दैट इज प्राइमरीली अडेप्टेड टू वेटलैंड हैबिटेट्स। ये इकलौती ऐसी जंगली बिल्ली की प्रजाति है भारत में स्पेशल तौर पे। वैसे तो बहुत प्रजातियां होती हैं, ये भारत में ऐसी प्रजाति है जो वेटलैंड्स में ज़्यादातर पाई जाती है। सेकेंड, इसको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कवर किया गया है। थर्ड, इसको आज आईयूसीएन के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। फोर्थ, ये जो बिल्ली है ये फाउंड ओनली केवल और केवल सुंदरबंस रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में पाई जाती है और कहीं नहीं। तो बताएं दोस्तों, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 2 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 4 ओनली, या फिर डी 1 3 एंड 4 ओनली। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, लिख दो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में। आज के सेशन में बस इतना ही है, इतना हम लोगों ने कवर करना है। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पर होता है समाप्त। बाकी पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी नाम वाले ग्रुप में, तो आप उसको जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना। सेशन करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह 6 बजे। ये सेशन आपके लिए रेडी है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।